हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि इस केस का जो मेन गुनहगार था उसका पता लगा था 57 ईयर्स के बाद, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। तो पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको इस केस के बारे में बताती हूँ, लेकिन ये श्योर है कि इसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि असल में इसमें गुनहगार कौन था। ये आपको स्टोरी में आगे चलकर ही पता चलेगा। 18 मार्च 1964 के दिन दोपहर के करीब 1 बजे एक 38 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति जिसका नाम था आर्थर रॉबिन्सन, वो अपनी कार चलाता हुआ जा रहा था। और ये कार वो चला रहा था एक डर्ट रोड पर जो थी हेजल्टन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट रोड में। ये एयरपोर्ट का करीब करीब नॉर्थ वेस्ट एरिया था। ये जो पाथ था, ये जो रास्ता था, ये एक अबंडेंट स्ट्रिप माइन में जाकर खत्म हो जाता था, जो कि एक तरह का ऐसा एरिया था जो कि डंपिंग ग्राउंड के रूप में जाना जाता था। यानी कि वहां पर बहुत सारा फालतू कचरा, ये सारी चीजें वहां पर डंप की जाती थी। रॉबिन्सन वहां पर कुछ एशेस को डंप करने के लिए आया था। वो अपनी गाड़ी वहां पर पार्क करता है, गाड़ी से बाहर निकलता है, और जैसे ही उस पूरे के पूरे एरिया के एज पर पहुंचता है जहां से अब उसको वो जो एशेस थी वो डंप कर देनी थी नीचे, वो पाता है कि नीचे कुछ पड़ा हुआ था। करीब 26 फीट नीचे गार्बेज के बीचों बीच एक छोटी सी लाइफलेस बॉडी पड़ी हुई थी। रॉबिन्सन उस बॉडी को देखकर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने ये जो एशेज वगैरह वो लेकर आया था उसको वहां पर डंप नहीं किया, वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और वापस अपने घर गया, क्योंकि आपको पता ही है कि उस समय मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं होते थे। घर जाने के बाद उसने पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस को फोन कॉल किया और तुरंत ही वहां पर अथॉरिटीज आ चुकी थी। उन्होंने वहां पर जो कुछ भी देखा उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे। उन्होंने बाद में बताया कि ये जो बॉडी है वो एक छोटी सी बच्ची जिसकी एज थी 9 ईयर्स और जिसका नाम था मॉरिस शेवरेला, उसकी है। वो उसी दिन सुबह गायब हुई थी और उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। डॉक्टर जूलियस फोल्स, जो कि पैथोलॉजिस्ट थे हेजल्टन स्टेट जनरल हॉस्पिटल में, उन्होंने बाद में इस बॉडी की ऑटोप्सी की और तब उन्हें पता चला कि ये जो बॉडी है इसको वायलेट किया गया है और कॉज ऑफ डेथ था गला घोंटकर मारना, यानी कि स्ट्रेंगुलेशन। अब जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनका ये टारगेट था कि जल्दी से जल्दी उस कातिल को ढूंढा जाए, क्योंकि बहुत सारे और बच्चे रिस्क पर हो सकते थे। अगर उसको पकड़ा ना जाता तो वो किसी और के साथ ऐसी ही घटना कर सकता था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। बाद में ये जो मैन हंट था, ये जो इन्वेस्टिगेशन थी, इसने 250 इन्वेस्टिगेटर्स को इन्वॉल्व किया जिन्होंने अलग अलग समय पर इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स चले, यानी कि ट्रैवलिंग की, और 9,000 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू किया गया, यानी कि 9,000 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू किया गया। उन्होंने कई सारे ऐसे क्रिमिनल्स, ऐसे प्रीडेटर्स का भी इंटरव्यू किया जो कि इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको कोई भी डेफिनेटिव एविडेंस मिल ही नहीं रहा था जो थोड़ा सा भी इशारा कर पाता कि यह घटना किसने अंजाम दी होगी। लेकिन मॉरिस के मर्डर के करीब करीब 60 ईयर्स के बाद भी जो मर्डर था वो पकड़ा नहीं गया था। हालांकि इस केस में बहुत ज्यादा मेहनत की गई थी। फाइनली 57 ईयर्स के बाद इस केस को सॉल्व किया गया, और जिस व्यक्ति ने इस केस को सॉल्व किया वो एक टीनेजर था, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड रखता था पजल्स के लिए या इस तरह के केसेस के लिए जिसको कोई और सॉल्व ना कर पाए, या ऐसी पजल्स जिनको कोई सुलझा ना पा रहा हो। इस तरह के केसेस में, इस तरह के पजल्स में ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता था, और इसी इंटरेस्ट के कारण फाइनली 57 ईयर्स के बाद मॉरिस के केस को सुलझा दिया गया। मॉरिस या मरीसा का जन्म हुआ था थैंक्स गिविंग डे के दिन 1954 में, और उसका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क के पास। उसके माँ बाप का नाम था कार्मेन और मैरी। ये जो फैमिली थी उनके 5 बच्चे थे टोटल, और उनका जो घर था वो एक छोटा सा ड्यूप्लेक्स था और उसका एड्रेस था 533 ऑल्डर स्ट्रीट। इनके बगल में ही, यानी कि घर के बगल में ही, एक छोटा सा मार्केट, या हम कह सकते हैं कि एक ग्रोसरी स्टोर था जिसको इसकी ही फैमिली ओन करती थी, यानी कि इसके माँ बाप ही उस स्टोर को चलाते थे। और जब मॉरिस केवल 9 ईयर्स ओल्ड थी वो अपने पिता को उनके ग्रोसरी स्टोर में हेल्प किया करती थी। वो कई बार आइटम्स को स्टॉक करती थी या फिर चेंज वगैरह गिनकर कस्टमर्स को देने में उनकी मदद करती थी, और हमेशा जितने भी कस्टमर्स आते थे उनको बहुत अच्छी तरीके से ग्रीट करती थी, हमेशा स्माइल के साथ उनको ग्रीट करती थी। वो भले ही छोटी सी थी, पतली दुबली थी, लेकिन बहुत ही फास्ट और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट थी।
इसको इसके रिलेटिव्स कई बार अ लिटिल मदर भी कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्प करती थी अपने घर में भी। जितना भी उससे हो सकता था वो घर के कामों में भी अपनी माँ की हेल्प करती थी, जबकि अभी वो सिर्फ 9 इयर्स ओल्ड थी। इसके अलावा वो स्कूल में पढ़ा करती थी जिसका नाम था सेंट जोसेफ। अपने स्कूल में जो मॉरिस थी वो रोज मास अटेंड किया करती थी। इसके अलावा वो एक मेंबर थी जूनियर कैथोलिक डॉटर्स ऑफ अमेरिका की। कई बार वो अपने घर में अलग अलग ड्रेसेस पहनकर गेम्स खेला करती थी, जैसे कि ज्यादातर बच्चे किया करते हैं। उसमें वो कभी भी प्रिंसेस नहीं बनती थी, कभी भी एक मूवी स्टार नहीं बनती थी, बल्कि वो एक नन बनती थी। वो हमेशा अपने सर के चारों ओर एक कपड़ा लपेट लेती थी और कहती थी कि मैं एक नन हूँ। उसका सपना था कि आगे चलकर वो चर्च ज्वाइन करेगी और शायद वो नन बनना चाहती थी। जो लोग भी मॉरिस को जानते थे उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और उसकी आंट तो उसको एंजल कहकर बुलाती थी। वो बहुत ज्यादा थॉटफुल और बहुत ज्यादा काइंड थी। उसके बाद आता है 18 मार्च 1964 का दिन। उस दिन इसके शहर की यानी कि जो हेजल्टन पेंसिल्वेनिया की सड़कें थी वो एकदम शांत थी, और अभी जो दिन की चहल पहल थी वो बहुत ज्यादा शुरू नहीं हुई थी। मॉरिस अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन ये दिन कोई साधारण दिन नहीं था, बल्कि उस दिन एक फीस्ट था इसके स्कूल में। और ये फीस्ट या ये सेलिब्रेशन नन्स के लिए था जो कि इसकी स्कूल में काम किया करती थी। मॉरिस ने 2 फ्रूट के कैंस को पैक कर लिया था, क्योंकि वो नन्स के लिए उसको एक गिफ्ट के रूप में ले जाने वाली थी। जनरली वो अपने भाई के साथ अपने स्कूल जाया करती थी, कई बार अपनी बहन के साथ जाया करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। उस दिन वो चाहती थी कि वो थोड़ा सा जल्दी निकल जाए, ताकि ये गिफ्ट्स वगैरह वो पहले से ही जाकर डिलीवर कर दे, और वो बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती थी। मॉरिस कुत्तों से बहुत ज्यादा डरती थी, यानी कि डॉग से बहुत ज्यादा घबराती थी, और इसी कारण से वो कभी भी स्कूल अकेले नहीं जाती थी। लेकिन आज वो 8 बजे से पहले पहुंचना चाहती थी, ताकि वो मास को मिस ना करे, उससे पहले ही गिफ्ट वगैरह देकर फ्री हो जाए। अब उसने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई और आज वो अकेली ही स्कूल की तरफ चल दी। तो वो पहली बार था जबकि मॉरिस घर से अकेली निकली थी स्कूल के लिए, लेकिन वो कभी भी स्कूल पहुंची ही नहीं। और उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शहर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जब मॉरिस के मर्डर की खबर इसके स्कूल वालों को मिली तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। वो पूरी तरह से हिल गए। जब उसका फ्यूनरल किया गया तो उस फ्यूनरल होम में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए उसको अपनी रेस्पेक्ट्स पे करने के लिए। इसके अलावा जो द जूनियर कैथोलिक डॉटर्स थी वो सब भी इकट्ठा हुई। उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रार्थना की और वो बहुत ज्यादा दुखी थी। इसके अलावा उसके जितने भी क्लासमेट्स थे, टीचर्स थे, जितनी भी आसपास की फैमिलीज थी, हर कोई वहां पर इकट्ठा हुआ और सबने उसके लिए दुआएं मांगी, क्योंकि वो सबकी प्यारी थी। जब उस मास के दौरान, उस फ्यूनरल के दौरान एक छोटा सा वाइट कॉफिन लाया गया, तब उसकी माँ यानी कि मैरी नीचे झुकी। उस ताबूत को पूरी तरह से बंद करने से पहले उसने नीचे झुककर अपनी डॉटर को आखिरी किस दी, और उसके बाद इसके ताबूत को बंद कर दिया गया और वहां से ले जाया गया। इस घटना के बाद हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था। पेरेंट्स बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहे थे, उनको अपने बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि हेजल्टन के हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। अब पेरेंट्स कभी भी बच्चों को अकेले स्कूल नहीं जाने देते थे, हमेशा उनके साथ चलकर स्कूल तक जाते थे। अभी तक वो अपने दरवाजों को हर समय लॉक नहीं रखते थे, लेकिन अब दरवाजे लॉक रखे जाने लगे। वो लोग ये उम्मीद करते थे कि सनडाउन से पहले हर कोई अपने घर के अंदर चला जाए। अब कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए गए ताकि बच्चों को बचाया जा सके। हर कोई बच्चों पर नजर रखने लगा। पुलिस पेट्रोलिंग करने लगी बहुत ज्यादा, स्पेशली स्कूल्स के आसपास। पुलिस ने अच्छी तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। वो पूरे एरिया को छान रहे थे। इसके अलावा वो डोर टू डोर इंटरव्यूज ले रहे थे, यानी कि घर घर जाकर लोगों से पूछताछ कर रहे थे। स्पेशली मॉरिस के जो नेबर्स थे उनसे बहुत ज्यादा पूछताछ की गई। जितने भी नॉन ऑफेंडर्स थे उस एरिया में उन सबको पकड़ा गया और उनसे अच्छी तरीके से पूछताछ की गई। जो सीनियर हाई स्कूल था उसमें उस दिन जितने भी बच्चे एब्सेंट थे उनकी लिस्ट निकाली गई और उनसे बातचीत की गई। सीनियर लड़कियों से भी पूछताछ की गई। उनसे पूछा गया कि कभी कोई अजनबी तुमसे बात करने आया, उसने तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश की, क्या कोई तुम्हें क्रीपी लगता है या नहीं लगता है, इस तरह की बातें उनसे पूछी गई। मॉरिस जिस रूट से होकर गई थी पुलिस ने उस पूरे के पूरे रास्ते को भी ट्रेस किया। ये कंफर्म हुआ कि वो वाकई में उस रास्ते से जा रही थी, क्योंकि मॉरिस की कजिन जिसका नाम था मिस हेलेन, उसने उस दिन उसको करीब 8:10 पर उस रास्ते पर चलते हुए देखा था। अब पुलिस वाले ये मान रहे थे कि मॉरिस शायद किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चली गई होगी जिस पर या तो वो ट्रस्ट करती थी या कम से कम उससे डरती नहीं थी।
24 मार्च 1964 के दिन, यानी कि अभी तक मॉरिस के मर्डर को एक हफ्ते से भी कम का समय हुआ था, तभी स्कैटन पुलिस ने एक 44 इयर्स ओल्ड व्यक्ति को, जिसका नाम था सैम, उसको किसी और चार्जेस में गिरफ्तार किया। हालांकि उसके ऊपर छोटे मोटे ही चार्जेस थे, लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया था हेजल्टन के पास के ही टाउन से, यानी कि हेजल्टन में उसको गिरफ्तार नहीं किया गया था। स्पेशली अगर देखा जाए तो शायद उसने इसलिए वो अपराध किया था या इसीलिए वो पकड़ा गया था क्योंकि वो रात को कोई सोने की जगह ढूंढ रहा था, और इसी कारण से उसे ऐसा लगा था कि अगर मुझे पकड़ भी लेंगे पुलिस वाले तो अच्छा ही है, मुझे खाना और रहने की जगह मिल जाएगी। उसने कैजुअली मेंशन किया कि ओरिजिनली वो हेजल्टन से है। अब पुलिस अलार्म्ड हो गई, उससे क्वेश्चन की गई, अच्छी तरीके से पूछताछ की गई, और तब ये पता चला कि जिस दिन मॉरिस का मर्डर हुआ था उस दिन वो वहां पर नहीं था, पास के ही एक दूसरे टाउन में था जिसका नाम था ग्लेन कोव। लेकिन पुलिस वालों ने तुरंत ही उसको डिसमिस नहीं किया, उसको काउंटी जेल में रखा गया 30 डेज के लिए, और इस दौरान उसके पूरे बैकग्राउंड की छानबीन की गई। ये पता चला कि वो एक शैक में रहा करता था, छोटी सी झोपड़ी जैसी चीज में रहा करता था, और वो कारों को धोकर उनको वॉश करके किसी तरीके से अपना खर्चा चला रहा था। इसके अलावा वो साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशंस में भी रह चुका था जो कि लॉन्ग आइलैंड में थे, और साथ ही वो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल भी लग रहा था। लेकिन मॉरिस के मर्डर से उसको कोई भी चीज कनेक्ट नहीं कर पाई। इसके बाद पुलिस वालों ने एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया, उस पर भी इन्हें काफी शक था, लेकिन ये पता चला कि वो उस दिन वहां पर मौजूद तो था हेजल्टन में, लेकिन उसका इस क्राइम से कोई भी लेना देना नहीं था। उसके बाद 27 मार्च 1964 के दिन, यानी कि अभी तक मर्डर को केवल 9 दिन हुए थे, पुलिस वालों ने एक 35 इयर्स ओल्ड व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसका नाम था एल्बर्ट। उसके बारे में कुछ डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स मिली थी। बहुत सारे आई विटनेसेस थे जिन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि वो यंग लड़कियों का पीछा किया करता था सड़कों पर, वो उनसे डायरेक्शंस पूछा करता था, जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता था। इसके अलावा जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन वो अपने काम पर भी नहीं पहुंचा था, जिसने अब शक को और ज्यादा गहरा कर दिया था। लेकिन जब उससे अच्छी तरीके से क्वेश्चनिंग की गई तो उसका भी मॉरिस के केस से कोई भी कनेक्शन नहीं निकला। डेनिस के पास एक अच्छी खासी एलिबाई थी, और वो एलिबाई पूरी तरह से सही निकली। इसके बाद 1 अप्रैल 1964 के दिन, यानी कि मॉरिस के मर्डर के 2 हफ्तों के बाद, पुलिस वालों ने एक 29 इयर्स ओल्ड व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम था ब्रूस एडवर्ड। वो पहले एक रेस्टोरेंट में डिश वॉशर का काम किया करता था। उसने ये कन्फेस भी कर लिया था कि उसने ही मॉरिस की हत्या की थी। ऐसा लग रहा था कि पुलिस वालों ने केस सॉल्व कर दिया है, और इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश भी हो गए थे। लेकिन बाद में पता चला कि उसको इस केस के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता थे। उसको ये तो पता था कि मॉरिस ने कत्ल के वक्त क्या पहना था या वो किस स्कूल में जाया करती थी, लेकिन ये वो सारी इंफॉर्मेशन थी जो पहले ही पब्लिश हो चुकी थी न्यूज़पेपर्स में। इन्वेस्टिगेटर्स ने अच्छी तरीके से उससे पूछताछ की, वो समझ गए थे कि शायद ये हत्यारा नहीं है। उन्होंने उसको घर जाने दिया, लेकिन उसको सर्विलेंस में रखा गया, उसके ऊपर नजर रखी गई, और बाद में एक बार फिर से उसको गिरफ्तार किया गया। जिस समय उसको गिरफ्तार किया गया उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी। उसके बाद उसने बोलना शुरू किया और उससे पता चल गया था कि वो डीपली डिप्रेस्ड था। बाद में उसने एडमिट किया कि उसने मॉरिस की हत्या नहीं की थी और वो झूठ बोल रहा था। वो हत्या करना इसलिए स्वीकार रहा था क्योंकि उसको मरना था, और वो सोच रहा था कि अगर वो कत्ल में हाँ कह देगा कि हाँ मैंने ही मारा है तो शायद उसको मौत की सजा मिल जाएगी और इस तरह वो मारा जाएगा। वो अपनी जान खुद भी ले सकता था, लेकिन अपनी जान लेने में उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मतलब ले नहीं पा रहा था, इस कारण से वो इस जुर्म को स्वीकार रहा था। फिर उसका एक लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया और उससे भी कंफर्म हो गया था कि उसका जो कन्फेशन है वो फॉल्स है। अब पुलिस वाले बहुत ज्यादा हताश हो गए थे, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद हत्यारा फाइनली पकड़ा गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद 2 अप्रैल 1964 के दिन एक लड़की, यानी कि एक 14 इयर्स ओल्ड लड़की उन्हीं रास्तों से गुजर रही थी। वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी, तभी अचानक से उसको एक व्यक्ति दिखा जो कि एक यूटिलिटी पोल के पास खड़ा हुआ था। वो उस लड़की के पास आया और उसकी बाह पकड़ ली। उसके बाद उस लड़की के कंधों को जोर जोर से शेक करता हुआ, हिलाता हुआ बोला, डोंट गेट शुक अप। लेकिन ये जो लड़की थी ये काफी बहादुर थी, उसने इस व्यक्ति को धक्का मारा, उससे थोड़ी बहुत लड़ाई की, उसके चेहरे पर जोर से झापड़ मारा, उसको लात मारी और उसके बाद चीखती हुई वहां से भाग गई। फाइनली वो पास के ही एक नेबर के घर में घुस गई। उसने इस अटैकर की रिपोर्ट की और उसने बताया कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लाइट कर्ली हेयर थे
उसने एक जिपर जैकेट पहना हुआ था और जो भी हुलिया उसको याद था उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया था, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वो व्यक्ति वहां से भाग गया था। अब ये जो अटैक था, ये उस जगह से जहां से मॉरिस गायब हुई थी केवल कुछ ही ब्लॉक्स की दूरी पर था। अब यही लग रहा था कि वही व्यक्ति जिसने मॉरिस की हत्या की थी शायद वो फिर से और लड़कियों पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता था। उसके बाद आता है 6 अप्रैल 1964 का दिन, और अभी इस अटैक को हुए केवल 4 दिन ही हुए थे। अब पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया। ये व्यक्ति था 20 ईयर्स ओल्ड रॉबर्ट विलियम जोसेफ। ये जो व्यक्ति था वो उस लड़की के डिस्क्रिप्शन से पूरी तरह से मेल खा रहा था। उसके भी लाइट कर्ली हेयर थे, उसने एक जिपर जैकेट पहना हुआ था और वो सेंट जोसेफ स्कूल के बिल्कुल बैक साइड पर रहता था, यानी कि मॉरिस के स्कूल के पीछे ही रहता था। अब इस व्यक्ति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ, मैंने ही उस लड़की पर अटैक किया था, जो लड़की वहां से भागने में कामयाब हो गई थी। अब इस व्यक्ति के ऊपर असॉल्ट के चार्जेस लगे। ये व्यक्ति अपना गुनाह कबूल कर ही चुका था, लेकिन बाद में इस केस से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स सामने आए। जोसेफ ने बताया कि असल में ये कोई असॉल्ट नहीं था, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि मैं वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था। और जब मैंने वहां पर इस लड़की को देखा, यानी इस 14 ईयर्स ओल्ड लड़की को देखा, तो ऐसा लगा मुझे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उसके पास गया, मैंने उसको कंधे से पकड़ा, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब कुछ गलती से हुआ। अब उस केस में तो उसको जो भी सजा मिली होगी, लेकिन मॉरिस के कत्ल से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं पाया गया और इसको क्लियर कर दिया गया, कम से कम मॉरिस के केस से। इसके बाद मॉरिस की हत्या के करीब 1 महीने के बाद 14 अप्रैल 1964 के दिन मॉरिस के मर्डर के आरोप में या सस्पिशन में पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया, और ये था 40 ईयर्स ओल्ड मैथ्यू डगलस। ये मॉरिस का नेबर था, यहाँ तक कि सेम स्ट्रीट पर रहता था जिस स्ट्रीट पर मॉरिस रहा करती थी। डगलस के ऊपर आरोप थे कि इसने 2 बच्चों का शोषण किया था। दोनों ही लड़के थे जिनकी उम्र थी 10 साल और 11 साल। और अब इसके क्राइम के नेचर को देखते हुए और विक्टिम के साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी देखते हुए पुलिस वालों को बिल्कुल यकीन हो गया था कि शायद इसी ने ही मॉरिस की हत्या की होगी। अब इससे बहुत अच्छी तरीके से पूछताछ की गई। पूछा गया कि 18 मार्च के दिन कहाँ पर था, लेकिन जब सब कुछ अच्छी तरीके से देखा गया तो ये पाया गया कि जो भी एलिबाई थी डगलस के पास वो बिल्कुल सॉलिड थी और उसका भी मॉरिस की हत्या के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था। लेकिन इस अरेस्ट के बाद जो शहर के लोग थे वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि किस तरह के लोग उनके बीच में रहते हैं, क्योंकि एक के बाद एक उनके शहर से ही बहुत सारे अजीब अजीब से यानी कि क्रिमिनल व्यक्ति पाए जा रहे थे और उनसे पूछताछ की जा रही थी। इसके बाद मॉरिस की हत्या के करीब 2 महीनों के बाद यानी 19 मई 1964 के दिन स्टेट पुलिस ने पहली बार एक स्केच जारी किया जिस पर पुलिस वालों को शक था। उन्हें शक था कि इस तरह के हुलिये वाले व्यक्ति का संबंध हो सकता है मॉरिस की हत्या के साथ। ये जो स्केच था ये एक आई विटनेस की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। इसमें एक वाइट मेल दिखाया गया था जो कि थोड़ा सा गंजा था, पतला दुबला था और उसका चेहरा एकदम पतला सा और लंबा सा था। साथ ही उसके एक्सप्रेशंस एकदम शार्प थे। उसको उसी दिन जिस दिन मॉरिस गायब हुई थी उस दिन 8 बजे वहीं पर आसपास घूमते हुए देखा गया था। वो अपनी गाड़ी लेकर वहां पर घूम रहा था। जब से मॉरिस की हत्या हुई थी तब से इस व्यक्ति को नहीं देखा गया था और इसी कारण से ये पुलिस वालों का मेन सस्पेक्ट बन चुका था। अब पुलिस वालों ने अर्ज किया लोगों से कि किसी ने भी अगर उसको पहचाना है तो प्लीज आगे आकर बताइए। उसके बाद आता है 20 मई 1964 का दिन। ये स्केच जारी करने के अगले दिन की बात है। इस दिन पुलिस वालों ने एक दूसरा स्केच जारी किया क्योंकि किसी दूसरे आई विटनेस ने इस व्यक्ति को वहीं पर उसी एरिया में ही घूमते हुए देखा था और उसको देखा गया था 8:45 से 9 AM के बीच। वो एक लाइट ग्रीन कलर की ओल्ड मॉडल की कार चला रहा था। इसके 2 दिनों के बाद ही 22 मार्च 1964 के दिन एक थर्ड स्केच जारी किया गया पुलिस के द्वारा। ये जो व्यक्ति था इसने और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग एक काम किया था। ये हेल्प करने के बहाने जबरदस्ती एक महिला के घर के अंदर घुस गया था। पहले तो उसने बहुत अच्छा व्यवहार दिखाया, लेकिन जैसे ही उस घर के अंदर गया उसने इस महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला किसी तरीके से बच गई, लेकिन उसने इस इंसिडेंट की रिपोर्ट की। बाद में इस महिला ने उस व्यक्ति को उसी एरिया में दोबारा घूमते हुए देखा और इसकी भी रिपोर्ट उसने पुलिस में की थी। अब ये जो व्यक्ति था ये करीब 25 ईयर्स ओल्ड था, वाइट था और काफी पतला दुबला था। इस व्यक्ति ने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और इसके अलावा बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन था, यानी कि
एकदम पढ़ा लिखा लग रहा था। अब जब ये सारी खबरें आ रही थी, सारे स्केचेस आ रहे थे, तो लोग और ज्यादा घबरा रहे थे इस एरिया के कि पता नहीं उनके एरिया में क्या हो रहा है। फाइनली 22 मई 1964 के दिन ही चौथा और आखिरी स्केच जारी किया गया। ये एक वाइट मेल था, मिडिल एज्ड था और उसके ग्रेइंग ब्राउन हेयर थे। ऐसा बताया जाता है कि ये पिछले करीब 2 हफ्तों से उसी एरिया में घूम रहा था अपनी ब्लैक कार में, उसी एरिया में जहां से मॉरिस गायब हुई थी। उसको आखिरी बार 18 मार्च को देखा गया था, जिस दिन मॉरिस गायब हुई थी, और उसके बाद से उसको कभी भी नहीं देखा गया था। और इसी कारण से पुलिस वालों का ये भी मेन सस्पेक्ट बन चुका था। 6 जुलाई 1964 के दिन, यानी कि मॉरिस की हत्या के करीब 4 महीने बीत चुके थे, तब एक 9 years ओल्ड लड़की, यानी कि एक छोटी सी बच्ची, एक बार फिर से बच जाती है। उसके साथ भी वही ट्रेजेडी हो सकती थी जो कि मॉरिस के साथ हो चुकी थी। वो सड़क पर अकेली चलती हुई जा रही थी कहीं पर, लेकिन एक व्यक्ति उसके पास आता है। वो अपनी ब्लैक शेवरलेट कार उस लड़की के बगल में रोकता है और उसको किडनैप करने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो बच्ची थी तुरंत ही समझ जाती है कि इस व्यक्ति का इरादा ठीक नहीं है। वो तेजी से वहां से भागती है और भागते भागते सिर्फ एक बार उसने पलट कर देखा था, तो उसने पाया था कि ये जो कार है वहां से जा रही है, यानी कि उसके पीछे नहीं आ रही थी। उस बच्ची ने पुलिस वालों को बताया था कि ये जो व्यक्ति है वो छोटा है हाइट में, थोड़ा सा मोटा है, उसने ग्लासेस पहने हुए थे और मिडिल एज्ड था, यानी कि जो स्केच नंबर 2 था उससे काफी मिलता जुलता था। अब पुलिस वाले इस व्यक्ति के बारे में ज्यादा जान नहीं पाए, क्योंकि ना तो उसका नाम किसी को पता था, ना ही उसकी कार का कोई नंबर था। केवल उनको पता था कि इस तरह का ये दिखता है और उसके पास एक ब्लैक कलर की शेवरलेट गाड़ी है। तो अब पुलिस वाले उसका पता नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन वो ये समझ गए थे कि एक और बच्ची मॉरिस की तरह ही कत्ल हुए जाने से फिलहाल बच चुकी है, बाल बाल बच चुकी है। इससे पहले 13 मई 1964 के दिन ये जो मॉरिस के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन थी, उसने एक अजीब सा टर्न ले लिया था। पुलिस वाले एक व्यक्ति से पूछताछ कर रहे थे। वो था 51 ओल्ड हारोल्ड रूडोल्फ। ये जो व्यक्ति था ये पुलिस वालों का सस्पेक्ट था। उससे काफी पूछताछ हो रही थी। ये मॉरिस के घर के केवल एक ब्लॉक दूर ही रहा करता था। इससे पूछताछ इसलिए हो रही थी क्योंकि इसके ऊपर ये इल्जाम लगाए गए थे कि ये बच्चों के सामने खुद को एक्सपोज किया करता था। ऐसा इसने कई बार किया था, इस कारण से इससे पूछताछ हो रही थी। लेकिन निकोलस ने यही क्लेम किया था कि उसने उस दिन अपने घर से बाहर ही कदम नहीं निकाला था, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकला था। लेकिन अचानक से ही बाद में उसके मुंह से निकल गया था कि जिस दिन मॉरिस गायब हुई थी, यानी कि 18 मार्च के दिन, बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। अब अगर वो घर से बाहर ही नहीं निकला था तो उसको ये डिटेल पता नहीं हो सकती थी। अब पुलिस वालों ने इससे कहा था कि तुम्हें वापस आना है। उस समय तो उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन ये कहा गया था कि तुम्हें वापस आना है। डेट बता दी गई थी कि तुम्हारा लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा। निकोलस मान भी गया था, लेकिन जिस दिन ये टेस्ट होना था उस दिन वो आया ही नहीं। तो पुलिस वाले जब उसको लेने के लिए गए, यानी कि पकड़कर लाने के लिए गए, तो उन्होंने पाया कि वो अपनी कार में मरा पड़ा है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के कारण मारा गया था। और ये भी पता चल गया था कि उसने एग्जॉस्ट पाइप जानबूझकर अपनी कार के अंदर डाल लिया था, ताकि अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए और उससे उसकी मौत हो जाए। यानी कि एक तरह से उसने अपनी जान ली थी। पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि ये कन्फेशन की तरह है, यानी कि कहीं ना कहीं वो ये स्वीकार कर रहा है कि उसी ने मॉरिस की हत्या की थी और कहीं ना कहीं इसी गिल्ट में आकर उसने अपनी जान ले ली है। लेकिन बिना किसी भी लाई डिटेक्टर टेस्ट के या कन्फेशन के या किसी भी डायरेक्ट फिजिकल एविडेंस के बिना ये साबित नहीं किया जा सकता था। इसके बाद धीरे धीरे करीब करीब 2 दशक बीत गए। 1985 का साल आ गया और अब तक मॉरिस का मर्डरर ऑब्वियसली पकड़ा नहीं गया था। अब 1985 में एक 59 इयर्स ओल्ड व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, जिसका नाम था चेस्टर कॉनरेड। इसके ऊपर चार्जेस लगे थे मल्टीपल बॉयज को असॉल्ट करने के। इसके अलावा वो उस एरिया का एक नोन प्रीडेटर था और उसकी एक बहुत ही लंबी और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग हिस्ट्री रही थी बच्चों के साथ। इस कारण से वो कई बार जेल जा चुका था, कई बार साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशंस में उसको भर्ती कराया जा चुका था उसको सुधारने के लिए, लेकिन वो सुधरा नहीं था ऑब्वियसली। इसी कारण से उसको 1985 में एक बार फिर से पकड़ा गया था और इस बार पुलिस वाले उसके घर की अच्छी तरीके से तलाशी लेते हैं। तब उनको पता चलता है कि उसके पास करीब करीब 2 ट्रक्स भरकर आपत्तिजनक सामग्रियां थी, यानी कि मैगजीन्स थी, एडल्ट मैगजीन्स थी, ऐसे क्राइम्स को लेकर आर्टिकल्स थे जो कि माइनर्स के साथ किए गए थे। ऐसे बहुत सारे बैग्स और बॉक्सेस मिले जिसमें फीमेल रबर डॉल्स थी
एडल्ट मीडिया के साथ। इसके अलावा न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स थी बहुत सारी जिसमें मॉरिस के मर्डर के बारे में छपा हुआ था। यानी कि उसको मॉरिस के केस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्रीपी थी। अब पुलिस वालों को लगने लगा था कि ये जो नाइटमेयर था ये फाइनली एंड होने वाला है, मॉरिस का जो किलर है वो फाइनली पकड़ा जाने वाला है। उसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पाया गया कि ये जो कॉनरेड नाम का व्यक्ति है ये मेंटली अनस्टेबल है। उसने डेस्क पर कई बार अपना सर मार लिया था, कोर्ट में रहकर ही वो बार बार अपने हेड को स्लैम करता था डेस्क पर और बोलता था, लुक हाउ आई एम बीइंग ट्रीटेड लाइक एन एनिमल। वो कहता था कि मैं एक हॉस्पिटल को बिलोंग करता हूँ, ना कि एक जेल में जाना डिजर्व करता हूँ। अब उसके बेल की रकम को इतना ज्यादा सेट किया गया जिसको वो चुका ही ना पाए और तब उसने कहा कि अगर मैं जेल में जाऊंगा तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा क्योंकि जेल में ये लोग मेरी हत्या कर देंगे। लेकिन फाइनली मॉरिस से रिलेटेड उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिला और किसी भी विटनेस ने उसको उस एरिया में उस दिन नहीं देखा था। 1986 में कॉनरेड को पूरी तरह से इस केस से बरी कर दिया गया और इस तरह से एक और डिस्टर्बिंग फिगर इस केस से अलग हो चुका था और अभी तक इस केस का कोई खुलासा नहीं हुआ था। लेकिन ये जो पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस थी ये हर साल मॉरिस के केस को साल में एक बार खोलती थी। वो जितने भी उनके द्वारा कलेक्ट किए गए, प्रिजर्व किए गए एविडेंसेस थे उनको चेक करती थी। इसके अलावा जो बॉडीली फ्लूइड मिले थे मॉरिस की बॉडी के ऊपर से, वो उसके डीएनए से बाकी लोगों का जिन पर उन्हें शक था उनके डीएनए को मैच करने की कोशिश किया करती थी क्योंकि अभी तक डीएनए मैचिंग की टेक्निक आ चुकी थी। बाद में उन्होंने इस केस के डीएनए को जो नेशनल डेटाबेस था लोगों का उससे भी मैच करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब जो मॉरिस सिबलिंग्स थे वो एडल्ट्स हो चुके थे, उनकी अपनी खुद की फैमिलीज थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उसकी मेमोरी को जिंदा रखे हुए थे। उनको अभी भी उम्मीद थी कि उसका हत्यारा कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। मॉरिस की जो माँ थी वो भले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी, लेकिन हमेशा उसकी जिंदगी में दुख रहा कि उसकी बेटी का हत्यारा नहीं पकड़ा गया और उसको कोई भी क्लोजर नहीं मिला। वो हमेशा इस बात को लेकर दुखी रहा करती थी। मॉरिस के फादर कारमेन की डेथ हो गई 2006 में। वो अभी तक उसी स्मॉल ग्रोसरी स्टोर को चलाते रहे थे जो कि इनके घर के बगल में था। उसके बाद 2014 में मॉरिस की माँ मैरी की भी डेथ हो जाती है। जिस समय इनकी डेथ हुई उस समय इनकी एज थी 90 ईयर्स और अभी भी मॉरिस के हत्यारे को पकड़ने में 8 साल बाकी थे। यानी कि इनकी मौत के 8 सालों के बाद मॉरिस के हत्यारे का पता चला था। इसके बाद फरवरी 2020 आता है और फरवरी 2020 में पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस को एक ईमेल मिलता है और जब उन्होंने एक नजर में इस ईमेल को देखा तो वो ईमेल इनको थोड़ा सा ऑड लगा। ये ईमेल उनको 18 इयर्स ओल्ड एक कॉलेज स्टूडेंट ने भेजा था जिसका नाम था एरिक शूबर्ट। इस मेल में एरिक ने लिखा था, हेलो, माय नेम इज एरिक, आई डू जीनोलॉजिकल रिसर्च, आई हैव सीन द कोल्ड केस इन्वॉल्विंग मॉरिस शेवरेला एंड द अनआइडेंटिफाइड डीएनए, आई मे बी एबल टू हेल्प। और नीचे लिखा था एरिक। यानी कि उसने इस केस के बारे में सुना था, मॉरिस के केस के बारे में और अनआइडेंटिफाइड डीएनए के बारे में सुना था और वो हेल्प करना चाहता था। वो ना तो एफबीआई के लिए काम करता था, ना ही उसके पास कोई ऐसी डिग्री थी, ना ही उसने पीएचडी की थी और ना ही वो इतना उम्रदराज व्यक्ति था जिस पर पुलिस को तुरंत ही विश्वास हो जाता। लेकिन पुलिस वालों को पता नहीं था कि उसके पास एक गॉड गिफ्ट है। उसका एक बहुत ही शार्प एनालिटिकल माइंड था और वो ऐसे ऐसे काम कर सकता था जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। वो बहुत सारे बहुत ही उलझे हुए केसेस को केवल 10 मिनट में समझ लेता था, जिनको समझने में कई महीने लग जाने वाले थे। लेकिन इसके जो माइंड की स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी। बहुत जल्दी वो किसी भी चीज को एनालाइज करता था और बहुत ही प्रिसाइजली चीजों को देखता समझता था। इसकी माँ ने इसको जीनोलॉजी के बारे में बताया था और उसके बाद वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। उसने ट्रेस करने शुरू कर दिए थे फैमिली ट्रीज केवल फन के लिए। पहले पहले इसको केवल वो मजे के लिए कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो अपने नेबर्स के फैमिली ट्री को देखने लगा, उसके बाद स्ट्रेंजर्स के फैमिली ट्रीज को देखने लगा। और जब वो 18 साल का हुआ उसने इस लाइन में यानी कि इस काम को करते करते 10 साल ऑलरेडी बिता दिए थे। यानी कि जब वो केवल 8 साल का था तब से वो इस काम को कर रहा था। लेकिन अब एरिक चाहता था कि वो अपनी इस क्षमता का अच्छी जगह इस्तेमाल करे। वो चाहता था कि जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं, जो अनसॉल्व्ड केसेस हैं, उनको सुलझाने में वो पुलिस की मदद करे। उसके पास पहली अपॉर्चुनिटी तब आई जबकि अभी उसने अपना हाई स्कूल भी ग्रेजुएट नहीं किया था।
एक दिन पेंसिल्वेनिया पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स उसके पास एक केस लेकर आए जो कि अनसॉल्व था। उसने इस केस को जल्दी ही क्रैक कर दिया, यानी कि जल्दी ही सॉल्व कर दिया था, और उसका काम पुलिस वालों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। फरवरी 2020 आते आते तक अब वो खुद ही पुलिस वालों को ईमेल्स लिखने लगा था ताकि वो उसको कुछ अनसॉल्व्ड केसेस दे सुलझाने के लिए। और इसी तरह का एक मेल उन पुलिस ऑफिसर्स को मिला था जिनके पास मॉरिस का अनसॉल्व्ड केस था। एरिक ने अपनी सर्विसेज फ्री में ऑफर की थी। इस ईमेल में एक लिंक भी भेजा था उसने, और जब उन्होंने इस लिंक को क्लिक किया तो एरिक की एक वेबसाइट खुल गई जिसमें इसके वर्क की सारी हिस्ट्रीज मौजूद थी, सारे के सारे टेस्टिमोनियल्स थे उसके पास्ट से, उसके सारे क्लाइंट्स की डिटेल्स वहां पर मौजूद थी, और साथ ही उसकी खुद की भी एक पिक्चर वहां पर मौजूद थी। पहले तो पुलिस वालों को ऐसा लगा कि कोई बच्चा ऐसे ही अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, इतना खास भी वो क्या करेगा, लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि इस बच्चे को एक चांस देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एरिक को एक इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर लिया। इंटरव्यू वाले दिन एरिक इस तरह से वहां पर आया जैसे कि उसका कोई जॉब इंटरव्यू हो। वो वहां सिर्फ अपने शब्दों से इंप्रेस करने के लिए पुलिस वालों को नहीं आया था, बल्कि वो अपने साथ रिजल्ट्स लेकर आया था। वो अपने 10 साल के जीनोलॉजिकल एक्सपीरियंस के साथ वहां पर पहुंचा था, जिसके सबूत उसके पास मौजूद थे। इसके अलावा उसके पास 2 डिफरेंट पुलिस डिपार्टमेंट्स के रेफरेंसेस थे जिन्होंने इसके काम की तारीफ की थी। पुलिस वाले भी इसके काम को देखकर, उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो गए थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि यह बच्चा उनके किसी काम का साबित हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि इन्होंने इसको पूरी की पूरी केस फाइल सौंप दी हो, लेकिन जो एरिक के लिए जरूरी था वो था एक डीएनए सैंपल, और वो पुलिस वालों ने उसको दिया। जो भी डीएनए उसकी बॉडी से, यानी मॉरिस की बॉडी से कलेक्ट किया गया था, उसका एक छोटा सा सैंपल अब इन्होंने एरिक को हैंड ओवर कर दिया था। जो भी इस डीएनए के रिजल्ट्स आए थे वो भी इसको हैंड ओवर कर दिए गए थे। अब तक जो ये डीएनए था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी क्रिमिनल से मैच नहीं हुआ था, लेकिन अब इसको, यानी कि एरिक को, उसको किसी क्रिमिनल से, किसी किलर से मैच करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अभी तक जो भी टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। जब मॉरिस का मर्डर हुआ था, यानी कि 1964 में, तब तक डीएनए टेस्टिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये होना, यानी कि डीएनए टेस्टिंग सैंपलिंग होना शुरू हुआ था 1986 से, और तब से ही ये जो डीएनए एविडेंसेस थे ये बहुत ज्यादा काम के साबित होने लगे थे। उसके बाद भी ये जो सारी की सारी टेक्नोलॉजी थी ये बहुत ज्यादा प्रिमिटिव रही, लेकिन 2010 आते आते तक, यानी 2010 आते आते तक फोरेंसिक जीनियोलॉजी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। अब जो इन्वेस्टिगेटर्स होते थे किसी भी केस के, उनको ये परमिशन थी कि वो किसी भी फैमिली के डीएनए को ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि सभी लोगों का डेटाबेस, जो भी किसी देश में रहते थे उन सभी का डेटाबेस, उनका डीएनए डेटाबेस अब ऑनलाइन अवेलेबल रहता था। सबके लिए अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही होती थी तो उसके लिए जरूर अवेलेबल होता था। और अब ये भी पॉसिबल था कि ये जो डीएनए था वो पूरी तरह से किसी से मैच ना करे, लेकिन जो भी किलर था उसका जो डीएनए होता है कहीं ना कहीं अपनी फैमिली मेंबर से मैच करता है। तो अगर ये डीएनए काफी हद तक किसी भी फैमिली से मैच होता है तो उस फैमिली का कोई भी मेंबर कातिल हो सकता है। यानी कि जिस फैमिली से ये डीएनए मैच होगा पार्शियली, उसी फैमिली का कोई मेंबर, कोई रिलेटिव मॉरिस का कातिल था। अब जब एरिक ने इस तरह से डेटाबेस को देखना शुरू किया, डीएनए मैच करने शुरू किए, तो उसके पास हजारों की संख्या में पार्शियल मैचेस आ चुके थे। ये उसके जरूरी नहीं है कि कोई डायरेक्ट रिलेटिव्स होते, वो डिस्टेंट कजिन्स हो सकते थे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते थे, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते थे जो कि बहुत ही डिस्टेंटली इस व्यक्ति से रिलेट करते। इसी कारण से हजारों अब डेटाबेस इसके सामने मौजूद थे जो कि पार्शियली मैच कर रहे थे। अब एक एक करके एरिक ने फैमिली ट्रीज बनाना शुरू कर दिया, जो कि वो 8 साल की उम्र से करता आ रहा था। जो भी डेड एंड उसको मिलते थे उनको वो एलिमिनेट करता चला जाता था। वो सबकी मैरिजेस को ट्रैक कर रहा था, बर्ड्स को ट्रैक कर रहा था, वो किस जगह रहते थे उनको देख रहा था, सिबलिंग्स को देख रहा था उनके। लेकिन लोगों को एलिमिनेट करते करते भी अभी भी उसके पास सैकड़ों नाम थे, और ऐसा लग रहा था कि किसी जंगल में किसी एक व्यक्ति को ढूंढने की लोग कोशिश कर रहे हैं। फाइनली एरिक ने लोगों को एलिमिनेट करते करते एक छोटी सी लिस्ट बनाई नामों की, और उस लिस्ट को इन्वेस्टिगेटर्स को दे दिया। अब डिटेक्टिव्स अपने काम में लग गए। उन्होंने अपना ट्रेडिशनल लेग वर्क शुरू कर दिया। ये इन लोगों की बर्थ डेट्स को चेक करने लगे, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देखने लगे, ये लोग कहाँ रहते थे ये देखने लगे, और साथ ही जिस समय ये कांड हुआ उस समय ये लोग कहाँ थे, यानी कि इनकी एलिबाई को चेक करने लगे।
अब इन्वेस्टिगेटर्स ने भी बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट कर दिया था और अब इस लिस्ट में केवल 4 लोगों के नाम रह गए थे। अब इन 4 लोगों में से केवल एक व्यक्ति जीवित था, बाकी 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। पहले तो उस व्यक्ति के लोग घर पहुंचे, अंदर नहीं गए, बाहर ही वेट करते रहे कि ये अपने गार्बेज बॉक्स में कुछ कचरा फेंकेगा तो उसमें से हम इसका डीएनए सैंपल निकाल कर लाएंगे। हो सकता है कि कोई पेपर कप वगैरह फेंके, उसमें से हम इसका डीएनए उठा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब बहुत दिन तक ये वेट करते रहे, उसके बाद इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम अंदर जाएंगे और इस व्यक्ति से बात करेंगे। अब ये लोग अंदर गए, इन्होंने उस व्यक्ति को सारी की सारी सिचुएशन समझाई और उससे उसका डीएनए सैंपल मांगा। इसके लिए व्यक्ति राजी हो गया और उसने अपना डीएनए अवेलेबल करा दिया। अब ये जो डीएनए था, अगर ये व्यक्ति कातिल होता तो वो मॉरिस की बॉडी से मिले डीएनए से 100% मैच होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये व्यक्ति तो एलिमिनेट हो चुका था, लेकिन अभी भी 3 लोग बाकी थे जिनकी मौत हो चुकी थी। ये जो 3 व्यक्ति थे, इनमें से 2 इसके भाई थे और इनमें से एक व्यक्ति हर तरह से इस केस में फिट बैठ रहा था। वो मॉरिस के घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर रहा करता था 1964 में। इसके अलावा उसका एक क्रिमिनल पास्ट था। आपको याद ही होगा कि पहले पुलिस वालों ने कई सारे स्केचेस जारी किए थे जिन लोगों पर भी इनको शक था, और बाद में पुलिस वालों को पता चला कि ये जो मर्डरर था ये एक ऐसा व्यक्ति था जिससे पुलिस पहले पूछताछ कर चुकी थी। फाइनली उनको इस व्यक्ति का नाम पता चल गया था और इसका नाम था जेम्स पॉल फोर्ड। ये 22 ईयर्स ओल्ड था और ये था एक बार टेंडर। ये हेजल्टन में एक बार टेंडर की जॉब किया करता था। जिस समय मॉरिस का मर्डर हुआ वो उस समय उससे केवल 6 ब्लॉक्स की दूरी पर रहा करता था। उसका घर उस सीमेंट्री, उस कब्रिस्तान के ठीक सामने था जहां पर मॉरिस की बॉडी को दफन किया गया था। अभी भी पुलिस वालों के पास कोई भी सॉलिड सबूत नहीं था कि यही जेम्स नाम का व्यक्ति ही मॉरिस का हत्यारा था, क्योंकि उनके पास जेम्स का कोई भी डीएनए मौजूद नहीं था। अब पुलिस वालों ने कुछ रेयर करने का सोचा और ये काफी कंट्रोवर्शियल भी था। उन्होंने एक रिक्वेस्ट फाइल की कि वो लोग जेम्स फोर्ड की बॉडी को बाहर निकालना चाहते हैं ताकि उससे डीएनए सैंपल लिया जा सके। इनको कुछ महीनों बाद इसकी परमिशन भी मिल गई और फाइनली जेम्स की बॉडी को बाहर निकाला गया। इसमें से उसका डीएनए निकाला गया और ये डीएनए मॉरिस की बॉडी पर से मिले डीएनए का एक परफेक्ट मैच था। हेजल्टन के लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कौन व्यक्ति है जिसको वो अच्छी तरीके से जानते भी नहीं, जो कभी भी पुलिस की लिस्ट में एक बहुत प्रमुख सस्पेक्ट नहीं था, ये कहां से इसका नाम आ गया इस केस में। ये पता चला कि ये जो जेम्स नाम का व्यक्ति था वो हेजल्टन में ही पला बड़ा था। उसने हेजल्टन हाई स्कूल में ग्रेजुएट किया था 1959 में और उसकी ईयरबुक फोटो में, जो कि उसकी स्कूल में फोटो ली गई थी, वो काफी ज्यादा शरीफ और बहुत ही सीधा साधा नजर आता था। उसके फोटो के कैप्शन में लिखा हुआ था कि उसको स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और साथ ही ये भी लिखा हुआ था कि उसका फ्यूचर अनडिसाइडेड है। एक बार वो एक ट्रेलर में भी रहने लगा था और ये जो ट्रेलर था जिसमें जेम्स रहा करता था वो पूरी तरह से फायर में डिस्ट्रॉय हो गया था 2003 में। और तब तक जेम्स की मौत हुए कई साल बीत चुके थे। उसने कभी भी शादी नहीं की थी, उसके कभी भी कोई बच्चे नहीं हुए थे और ना ही उसकी कभी भी कोई भी स्टेबल जॉब रही थी। पुलिस ने जो पहले बहुत सारे स्केचेस जारी किए थे उनमें से जो स्केच नंबर 3 था वो एक ऐसे व्यक्ति का था जिसने एक औरत के घर में घुसकर उसके साथ असॉल्ट करने की कोशिश की थी। अगर हम उसके स्केच पर नजर डालें और जेम्स के हाई स्कूल की फोटो पर नजर डालें तो उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। हालांकि अब कोई भी तरीका नहीं है ये जानने का कि ये व्यक्ति और जेम्स दोनों एक ही व्यक्ति थे। श्योरिटी से ये बात कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन इनकी जो रिजेम्बलेंस है वो बहुत ज्यादा ईरी है। ये दोनों ही व्यक्ति करीब एक ही एज के लगते हैं। इनके डार्क फुल हेयर है जो कि पीछे की तरफ काढ़े हुए हैं। इनकी लॉन्ग नैरो जॉ लाइन है और काफी उभरी हुई चीक बोन्स हैं। यहां तक कि इनके आईब्रोज और नोज के शेप्स भी बहुत ज्यादा आपस में मैच कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले उस समय जेम्स में कोई भी सिमिलैरिटी उस व्यक्ति की नहीं देख पाई थी। उसको किसी ने भी नोटिस नहीं किया था और इसको किसी ने भी कभी भी अरेस्ट नहीं किया। लेकिन अगर उस समय ये अरेस्ट हो जाता तो 1974 में इसने जो कांड किया वो नहीं होता, वो होने से बच सकता था। 1974 में जबकि मॉरिस की हत्या हुए 10 साल बीत चुके थे, तब जेम्स फोर्ड को पुलिस वालों ने अरेस्ट किया था और उस पर चार्जेस लगे थे असॉल्ट के। ये एक महिला को शायद टैक्सी वगैरह चलाता होगा तो कहीं किसी जगह पर लेकर गया था।
फिर वहां से इसको उस महिला को उसके घर पर छोड़ना था। उस समय सुबह के करीब 4 बजे थे, लेकिन ऐसा करने के बदले वो उसको जंगल में लेकर गया। वो एक बहुत ही रिमोट एरिया था और उसने वहां पर उस महिला को असॉल्ट किया। असॉल्ट कर ही रहा था वो उस महिला को, तभी अचानक से एक ट्रक वहां पर आकर खड़ा हो गया। उससे ये पैनिक कर गया और अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। उस समय जबकि ये वहां से भागा, वो महिला भी इसी की गाड़ी में मौजूद थी। आगे चलकर एक कोने में इसने इस महिला को एक सड़क के कॉर्नर पर उतार दिया। वो महिला पूरी तरह से शेकन अप थी, बहुत ज्यादा डिसओरिएंटेड थी और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसने तुरंत ही पुलिस को फोन किया, उसको सब कुछ बताया और जेम्स को पुलिस वालों ने तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया था। ये उसके ऊपर लगा एक बहुत ही सीरियस चार्ज था। उसने कोर्ट में जाकर सब कुछ कबूल कर लिया। उसने एक प्ली डील एक्सेप्ट कर ली और इतना खतरनाक हमला करने के बाद भी उसको सिर्फ 1 साल की प्रोबेशन की सजा हुई, यानी कि उसको जेल की सजा भी नहीं हुई। वो आराम से बाहर घूम रहा था और बाद में जब इसके फेस को रिवील किया गया फाइनली 57 ईयर्स के बाद कि इसका मॉरिस के मर्डर में हाथ था, तो कुछ लड़कियां सामने आई जिन्होंने बताया कि इसने अपनी वाइट गाड़ी में इनको भी किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरीके से ये लड़कियां वहां से भागकर बच गई थी। क्योंकि वैसे भी मॉरिस के केस के बाद ये जो बच्चियां थी ये बहुत ज्यादा सावधान रहा करती थी। लेकिन जब फाइनली जेम्स फोर्ड का चेहरा दुनिया के सामने आया, तब 2022 में कुछ बच्चियों ने सामने आकर बताया कि ये व्यक्ति हमको भी किडनैप करना चाहता था। और इनकी एज भी उस समय 9 ईयर्स या 10 ईयर्स ही थी। फिर 1978 में एक बार फिर से जेम्स का नाम सामने आया और इस बार उसके पड़ोसियों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो गन लेकर गलियों में घूम रहा था। उसके साथ 2 और व्यक्ति भी थे, इनको भी साथ में ही अरेस्ट किया गया, लेकिन इस केस का भी कुछ नहीं हुआ। जेम्स को आराम से छोड़ दिया गया। लेकिन अभी भी इस केस को मॉरिस के केस से जोड़कर नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि वैसे भी अभी तक मॉरिस का कत्ल हुए करीब 14 ईयर्स बीत चुके थे। ये आराम से इसी शहर में रहता रहा, इसी कम्युनिटी में रहता रहा और लगातार जहां पर मॉरिस दफन की गई थी उसी सीमेट्री के सामने रह रहा था। इसको सब कुछ पता था कि शहर में क्या चल रहा है और उसके एक्शंस का कम्युनिटी पर क्या प्रभाव हुआ है, लेकिन इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये इस तरह का केस दोबारा करने का ट्राई करता रहा। फिर अचानक ही May 16, 1980 के दिन, जबकि वो 38 ईयर्स ओल्ड था, उसको एक सडन हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। उसको भी उसी सिमेट्री में दफना दिया गया जहां पर मॉरिस को दफनाया गया था। फाइनली जब इसका नाम सामने आ गया था तो पुलिस वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2022 में और मॉरिस के किलर का नाम अनाउंस किया था। यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स पहुंचे थे अपने कैमरे को लेकर, अपने माइक्रोफोन्स को लेकर, लेकिन इसके साथ ही वहां पर मॉरिस के सर्वाइविंग सिबलिंग्स भी मौजूद थे, जो कि पिछले करीब 6 दशकों से, 6 डिकेड से इसी मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। जब उन लोगों ने दुनिया के सामने आकर मॉरिस के केस के बारे में बोला तो उनकी आवाज में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। वो बहुत ज्यादा शांत थे और बहुत ही डिग्निटी से उन्होंने अपनी बात दुनिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि वो कभी भी बदला लेना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ न्याय चाहते थे। और उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को और स्पेशली एरिक को बहुत ज्यादा थैंक यू बोला। इन्वेस्टिगेटर्स ने अभी तक इस केस को जीवित रखा था, हर साल इस केस पर मेहनत की थी, ये लोग जानते थे और इसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल थे। इस केस के जो इन्वेस्टिगेटर थे, जो मेन इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने भी सामने आकर बोला, उन्होंने बताया कि हमें समझाया जाता है कि किसी भी केस से बहुत ज्यादा अटैच ना हो, लेकिन इस केस से ना चाहते हुए भी हम बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो बहुत ज्यादा खुश थे कि इस केस को एक कोल्ड केस बनने उन्होंने नहीं दिया और उसको सॉल्व कर लिया गया। ये केस सॉल्व तो हो गया था, लेकिन पूरी तरह से इस केस को क्लोजर नहीं मिला था, क्योंकि अभी भी नहीं पता था कि असल में इस केस का ट्रुथ क्या था और उस दिन असल में क्या हुआ था। जेम्स को कोर्ट रूम में बुलाया नहीं जा सकता था, उसकी ऑलरेडी मौत हो चुकी थी, उससे कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं की जा सकी और इस कारण से कहीं ना कहीं ये फैमिली थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड रह गई, क्योंकि वो ये नहीं जान पाई कि असल में उस दिन मॉरिस के साथ हुआ क्या था। और साथ ही उन्हें इस बात का भी दुख था कि जेम्स को कभी भी कोई सजा नहीं मिली, उसको अपने कर्मों का कोई भी फल नहीं मिला और उसकी बस नेचुरल तरीके से मौत हो गई, तो इसका दुख सबको रह गया था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये केस आपको कैसा लगा, ये केस आपको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका एक एक कमेंट बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछते हैं या कुछ कहते हैं तो मैं आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूँ। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वो जल्दी ही मोनेटाइज होने वाला है और उसके बाद मैं हो सकता है कि लॉन्ग वीडियोस भी उसी पर पोस्ट किया करूँ। तो प्लीज उस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
हो सकता है कि स्टोरीज में कभी बीच में गैप हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा बिजी हूँ आजकल अपनी जॉब में, तो कभी कभी ये गैप आ सकता है। तो प्लीज उसको बियर कर लीजिएगा। दूसरे चैनल पर तो स्टोरीज लगातार आती रहेंगी, इस चैनल पर एक हफ्ते गैप हो सकता है, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि ना हो। लेकिन अगली जो स्टोरी है वो एक बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है और एक बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली स्टोरी है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको मैं आपको डिटेल में ही सुनाऊं। 1.5-2 घंटे की वो स्टोरी कम से कम बनने वाली है, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं उसको डिटेल में ही आपको सुनाना चाहती हूँ, तो उसमें कम से कम 1 घंटे से ऊपर का टाइम लग जाएगा। और इसीलिए हो सकता है कि गैप हो जाए, वो वीडियो रिकॉर्ड ना हो पाए, वो एडिट ना हो पाए टाइम से, क्योंकि आजकल जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो फिलहाल इस स्टोरी पर एक एक कमेंट कर दीजिए, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको भी अपना सपोर्ट दिखाइए। हालांकि आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा दिखाइए। वहां पर भी प्लीज कमेंट किया कीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों के कमेंट जो इसमें रेगुलर जिन लोगों के कमेंट आते हैं उसमें मुझे दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि अब तो मुझे लोगों के नाम याद हो गए हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं। तो प्लीज दूसरे चैनल पर भी कमेंट कीजिए जाकर, और अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।